आज के इस गहरे विश्लेषण की शुरुआत हम एक ऐसे दृश्य से करते हैं जो किसी ऐतिहासिक थ्रिलर फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा महसूस होता है। बिल्कुल, एक ऐसा पल जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। हाँ, मतलब कल्पना की जा सकती है कि एक बेहद शक्तिशाली साम्राज्य जिसने दशकों तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर एक छत्र राज किया, उसका अंत युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि एक धोखे से होता है, और वो भी उनके अपनों के ही हाथों। सही कहा। ये 185 ईसा पूर्व का समय है और मौर्य साम्राज्य के अंतिम सम्राट बृहद्रथ अपनी ही सेना का निरीक्षण कर रहे हैं और तभी उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। एक बहुत ही नाटकीय अंत। बिल्कुल, और मौर्य साम्राज्य जो कभी अजय माना जाता था वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। अक्सर हमें लगता है कि इतने बड़े पतन के बाद केवल अंधकार या अराजकता ही आती होगी। हाँ, यही सबसे आम धारणा है, लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटने पर जो सबसे हैरत अंगेज बात सामने आती है वो ये है कि इस अंत के बाद जो दौर शुरू हुआ वो भारत के इतिहास का सबसे चकाचौंध करने वाला समय साबित हुआ। एक युगांतरकारी समय। बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ उत्तर पश्चिम के दर्रों से लगातार विदेशी आक्रमणकारियों की लहरें आ रही थी और दूसरी तरफ विज्ञान, कला, दर्शन और गणित का एक ऐसा स्वर्ण युग आकार ले रहा था जिसने सचमुच पूरी मानव सभ्यता की दिशा बदल दी। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है और यही इसे इतना रोचक बनाता है। तो आज हम 180 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक के भारत की इस रोमांचक यात्रा पर निकल रहे हैं। हमारे सामने ऐतिहासिक दस्तावेजों और पुरातात्विक अभिलेखों का एक पूरा खजाना है और नए शोध भी शामिल हैं। तो हमारा उद्देश्य आज इस बात को डिकोड करना है कि कैसे ये युग केवल राजाओं के उत्थान और पतन की कहानी नहीं है। बिल्कुल, ये शून्य यानी जीरो के आविष्कार की कहानी है। हाँ, और दुनिया के पहले आवासीय विश्वविद्यालयों के निर्माण की कहानी है और एक ऐसी अकल्पनीय नौसेना के उदय की कहानी है जिसने समंदर की लहरों पर राज किया। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। मौर्य साम्राज्य के उस नाटकीय पतन के ठीक बाद आखिर जमीन पर क्या बदल रहा था। मैं भी यही सोच रही थी कि सत्ता के स्तर पर असल में क्या चल रहा था। अगर हम सत्ता के नजरिए से देखें तो बृहद्रथ की हत्या केवल एक राजा का अंत नहीं था। तो फिर क्या था? वो दरअसल शासन करने के एक पूरे मॉडल का अंत था। अच्छा। मौर्यों का शासन बेहद केंद्रीकृत था। आसान शब्दों में कहें तो पूरे उपमहाद्वीप के फैसले केवल एक केंद्र यानी मगध से लिए जाते थे। सारा कंट्रोल एक ही जगह से। बिल्कुल, लेकिन पुष्यमित्र शुंग के सत्ता में आने के बाद ये ढांचा टूटने लगा। ताकत अब सिर्फ एक केंद्र की मुट्ठी में नहीं रही बल्कि अलग अलग क्षेत्रीय हिस्सों में बंटने लगी। और इसी पुष्यमित्र शुंग ने जिस शुंग वंश की नींव रखी उसे कई इतिहासकार ब्राह्मण पुनर्जागरण का काल भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने अपनी संप्रभुता साबित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किए। यहाँ थोड़ा रुकते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथों में ये अश्वमेध यज्ञ शब्द बार बार आता है जी। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझना हो तो ये दरअसल क्या था और शुंग काल में इसका इतना महत्व क्यों है? इसे एक तरह का शक्ति प्रदर्शन समझ सकते हैं। शक्ति प्रदर्शन? हाँ, इसमें एक राजा अपने शाही घोड़े को स्वतंत्र रूप से विचरने के लिए छोड़ देता था और वो घोड़ा जिन जिन राज्यों से गुजरता वहां के राजाओं को या तो उस घोड़े वाले राजा की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी या फिर युद्ध लड़ना पड़ता था। ओह, तो ये दुनिया को बताने का तरीका था कि अब बॉस मैं हूँ। बिल्कुल सटीक कहा। और दिलचस्प बात यह है कि पुष्यमित्र शुंग के इन यज्ञों का संपादन किसी और ने नहीं बल्कि महान व्याकरणविद महर्षि पतंजलि ने किया था। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। लेकिन राजनीतिक उथल पुथल के इस दौर में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है कला की निरंतरता। अक्सर सत्ता के बंटने को हम पतन मान लेते हैं। हाँ, पर शुंग काल में ही शानदार भरहुत स्तूप का निर्माण हुआ और मध्य प्रदेश के सांची स्तूप के चारों ओर जो बेहद खूबसूरत पत्थर की वेदिका है, यानी वो जो रेलिंग हम आज देखते हैं, जी, वो भी इसी दौर में बनी। ये एक बहुत ही रोचक विरोधाभास है कि एक तरफ कट्टर राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं और दूसरी तरफ पत्थर को तराशकर इतनी बारीक कला उकेरी जा रही है। और वो रेलिंग सिर्फ बाड़ नहीं थी। हाँ, मैंने पढ़ा है कि वो आम लोगों के दान से बनी थी। बिल्कुल, जो ये दिखाता है कि समाज में आर्थिक समृद्धि मौजूद थी। आम जनता कला को प्रायोजित कर रही थी। और अगर हम सत्ता के बंटवारे की बात कर ही रहे हैं तो दक्षिण भारत में भी एक नई ताकत सिर उठा रही थी, सातवाहन वंश। हाँ, मगध की पकड़ जैसे ही कमजोर पड़ी, दक्षिण और दक्कन के इलाके में सातवाहनों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। पुराणों में इन्हें आंध्रभृत्य कहकर पुकारा गया है।
सातवाहनों ने भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज में एक ऐसा बदलाव किया जिसका असर सदियों तक रहा। आप भूमिदान की बात कर रही हैं? जी, उन्होंने ही सबसे पहले ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि दान देने की प्रथा शुरू की, जिसे अग्रहार कहा जाता था। ये एक बहुत बड़ा प्रशासनिक बदलाव था। ये भूमि दान सुनने में तो बहुत सामान्य सा लगता है, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि यहीं से भारत में सामंतवाद या फ्यूडलिज्म की जड़ें जमना शुरू हुई? क्योंकि जब आप किसी को जमीन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ से कर भी आप ही वसूलेंगे, तो राजा की अपनी ताकत तो कम हो रही है ना? ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। जब जमीन के साथ कर वसूलने का प्रशासनिक अधिकार भी दे दिया गया, तो वे लोग अपने अपने इलाकों में छोटे राजाओं की तरह व्यवहार करने लगे, जिससे एक नया जमींदार वर्ग पैदा हुआ। बिल्कुल। लेकिन सातवाहनों की कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा उनकी जमीन पर नहीं बल्कि समंदर में था। हाँ, उनके एक शासक यज्ञश्री शातकर्णी के जो सिक्के मिले हैं, जी, उन पर क्या है? उन पर 2 मस्तूल वाले एक बड़े जहाज का चित्र उकेरा गया है। और सिक्कों पर जहाज, आमतौर पर हम सिक्कों पर राजाओं के चेहरे या देवी देवताओं की मूर्तियां देखते हैं। तो एक शासक अपनी मुद्रा पर जहाज क्यों छपवाएगा? क्या ये उनके समुद्री व्यापार के दबदबे को दिखाने का एक मार्केटिंग तरीका था? यकीनन। ये इस बात का ठोस ऐतिहासिक प्रमाण है कि सातवाहनों की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर निर्भर नहीं थी। पश्चिमी तट के बंदरगाहों से रोम और मिस्र के साथ उनका व्यापार एकदम चरम पर था। वे रोमन साम्राज्य को मसाले, मलमल और कीमती पत्थर निर्यात कर रहे थे। और सिक्कों की बात करें तो सातवाहनों ने एक और अनोखा काम किया। वो क्या? उन्होंने तांबे या सोने के बजाय मुख्य रूप से सीसे यानी लेड के सिक्के चलाए। लेड के सिक्के? ये तो बहुत अजीब है। शायद इसलिए क्योंकि उनके पास स्थानीय खदानें थी या फिर चांदी की कमी हो गई थी। ये वाकई अलग ही व्यावसायिक समझ को दर्शाता है। बिल्कुल। अब अगर हम दक्षिण के इन समुद्री रास्तों से उत्तर पश्चिम के पहाड़ी दर्रों की तरफ लौटें, तो मौर्योत्तर काल का वो दौर लगातार विदेशी आक्रमणों का गवाह बन रहा था। एक मजबूत केंद्रीय दीवार न होने के कारण। हाँ, आक्रमणकारियों की एक पूरी कतार भारत की तरफ आ रही थी। अक्सर इनके क्रम को लेकर काफी भ्रम होता है। तो स्पष्टता के लिए इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले हिंद यवन आए, जिन्हें इंडो ग्रीक्स कहते हैं। फिर मध्य एशिया से शक आए, जिन्हें सीथियंस भी कहा जाता है। उनके बाद पहलव आए यानी पार्थियंस। और आखिर में कुषाण आए। लेकिन ये सिर्फ सेनाओं का टकराव नहीं था, ये संस्कृतियों का एक ऐसा महासंगम था जिसने बहुत कुछ नया गढ़ा। सही कहा। और इस महासंगम का सबसे खूबसूरत उदाहरण हिंद यवनों के दौर में मिलता है, उनके सबसे प्रसिद्ध राजा मिनांडर के रूप में, जिसे भारतीय ग्रंथों में मिलिंद कहा गया है। जी। मिनांडर सिर्फ एक योद्धा नहीं था, उसके भीतर जीवन को लेकर गहरी दार्शनिक जिज्ञासा थी। और बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ उसके जो सवाल जवाब हुए वे मिलिंद पन्नो नामक ग्रंथ में संकलित हैं। उस संवाद के बारे में पढ़ना बहुत दिलचस्प है। हाँ, एक यूनानी पृष्ठभूमि का राजा एक बौद्ध भिक्षु से आत्मा, पुनर्जन्म और कर्म को लेकर बिल्कुल तार्किक सवाल पूछ रहा है, और भिक्षु नागसेन रथ के पहियों और घोड़ों का उदाहरण देकर उसे शून्यता का अर्थ समझा रहे हैं। ये कोई आम बातचीत नहीं थी, ये एक बहुत गहरा बौद्धिक विमर्श था। और अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो हिंद यवनों ने ही भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। गोल्ड कॉइन्स, ये तो एक बड़ा मील का पत्थर था। हिंदू यवनों के बाद जो शक आए, उन्होंने भी गहरी छाप छोड़ी। शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रधामन प्रथम था। उसका नाम भारतीय इतिहास में युद्धों के लिए नहीं बल्कि बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। बिल्कुल। गुजरात के गिरनार में मौर्यों के समय की एक सुदर्शन झील थी, जिसका बांध भारी बारिश से टूट गया था। रुद्रदामन ने अपने खजाने से पैसा लगाकर उस झील की मरम्मत करवाई, और सबसे खास बात, जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया। ये जानकारी हमें उसके जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, जो विशुद्ध संस्कृत भाषा का पहला इतना लंबा अभिलेख है। एक विदेशी मूल के राजा का संस्कृत में अभिलेख लिखवाना ये दिखाता है कि वे भारतीय संस्कृति में कितने गहरे रच बस गए थे। सही बात है। और शकों के बाद पहलव आए, जिनके राजा गोंडोफर्नेस के समय में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस का भारत आना दर्ज है। लेकिन इन सबके बीच जिसने इस उपमहाद्वीप के नक्शे और संस्कृति को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वे थे कुषाण, विशेष रूप से उनका महान शासक कनिष्क। कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में माना जाता है, और यही वो साल है जिसने भारत को उसका राष्ट्रीय कैलेंडर दिया। बिल्कुल, 78 ईस्वी से ही शक संवत की शुरुआत मानी जाती है। ये अपने आप में इतिहास की निरंतरता का एक शानदार उदाहरण है ना, कि आज के आधुनिक भारत का आधिकारिक कैलेंडर मध्य एशिया से आए एक राजवंश के राजा के सिंहासन पर बैठने के दिन से तय होता है। कनिष्क का साम्राज्य मध्य एशिया के पामीर से लेकर
उत्तर प्रदेश के मथुरा तक फैला हुआ था। उसी के समय में कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। यानी एक बहुत बड़ा बौद्ध सम्मेलन। जी, और इसी सम्मेलन में बौद्ध धर्म आधिकारिक तौर पर दो अलग अलग शाखाओं में बट गया, हीनयान और महायान। अगर हम इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझना चाहें तो इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या था? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हीनयान वे लोग थे जो बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर चलते थे। मतलब वे बुद्ध को एक महान मार्गदर्शक मानते थे, ईश्वर नहीं। बिल्कुल, वे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। और दूसरी तरफ महायान शाखा ने बुद्ध को एक भगवान और तारणहार का दर्जा दे दिया। इसी के बाद बुद्ध की भव्य मूर्तियां बननी शुरू हुई और भक्ति का विचार इसमें शामिल हो गया। कनिष्क महायान का बहुत बड़ा संरक्षक था। उसके दरबार की बात करें तो वहाँ बौद्धिक दिग्गजों की एक पूरी गैलेक्सी मौजूद थी, जैसे बुद्ध चरित लिखने वाले अश्वघोष, आयुर्वेद के महान विद्वान महर्षि चरक, और इन सबसे ऊपर नागार्जुन। नागार्जुन का जिक्र हमारे स्रोतों में बहुत प्रमुखता से है। कई आधुनिक इतिहासकारों ने उन्हें भारत का आइंस्टाइन तक कह दिया है। हाँ, ये बहुत बड़ा दावा है। क्या उन्होंने भी सापेक्षता या रिलेटिविटी जैसी कोई बात कही थी? ये दावा कोई अतिशयोक्ति नहीं है। नागार्जुन ने शून्यवाद या माध्यमक दर्शन का सिद्धांत दिया था। वो क्या था? उनका तर्क था कि दुनिया में किसी भी वस्तु का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, हर चीज किसी दूसरी चीज पर निर्भर है। यानी कोई भी चीज अपने आप में पूर्ण या स्थायी नहीं है, सब कुछ सापेक्ष यानी रिलेटिव है। बिल्कुल, अगर आप एल्बर्ट आइंस्टीन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी के दार्शनिक पहलू को देखें तो वो भी यही कहती है कि ब्रह्मांड में समय और स्थान निरपेक्ष नहीं है, वे देखने वाले के नजरिए पर निर्भर करते हैं। दूसरी शताब्दी में बैठकर ब्रह्मांड की इस गहराई को समझना नागार्जुन की विलक्षण प्रतिभा को दर्शाता है। ये सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना? तो एक तरफ विचारों की ये गहराई थी, नई संस्कृतियां घुल मिल रही थीं, और मूर्ति कला की गांधार और मथुरा शैलियां अपने चरम पर थीं। इस सारे मंथन से गुजरते हुए भारत एक ऐसे दौर की दहलीज पर खड़ा था जिसे इतिहासकार एवी स्मिथ ने भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा है, यानी गुप्त काल। जी, 319-320 ईस्वी के आसपास चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि क्या इसे स्वर्ण युग केवल सोने के सिक्कों की प्रचुरता के कारण कहा जाता है या इसके पीछे कुछ और बात थी? सोने के सिक्के तो केवल अर्थव्यवस्था का पैमाना थे। इसे स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में राजनीतिक शक्ति और रचनात्मकता का एक अद्वितीय संतुलन कायम हुआ था। समुद्रगुप्त इसका सबसे सटीक उदाहरण लगते हैं। बिल्कुल, उनके दरबारी कवि हरिशेर ने प्रयाग प्रशस्ति में उनके सैन्य अभियानों का ऐसा वर्णन किया है कि इतिहासकार उन्हें भारत का नेपोलियन कहते हैं। उन्होंने उत्तर के कई राजाओं को उखाड़ फेंका और दक्षिण के राजाओं को हराकर उन्हें अपना अधीन कर लिया। लेकिन उनके सिक्कों पर तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी दर्ज है। हाँ, एक तरफ आप उन्हें भारत का नेपोलियन कह रहे हैं जो युद्ध के मैदान में बेरहम है, और दूसरी तरफ उनके ही कुछ सिक्कों पर उन्हें बहुत शांति से वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। एक अजय योद्धा जो खुद को कविराज कहलवाना पसंद करता था। ये विरोधाभास बहुत कुछ कहता है। यही वो संतुलन है जिसकी मैं बात कर रहा था। आप केवल ताकत के बल पर एक महान सभ्यता का निर्माण नहीं कर सकते।